हेलो गाइस, पीसीएस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हर्ष सावेदिया और आपके समक्ष लाया हूँ लेक्चर नंबर 11। इससे पहले मैं 10 लेक्चर अपने पीसीएस हिंदी चैनल पर दे चुका हूँ और प्लेलिस्ट में क्रम से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको कंसेप्चुअल नॉलेज दे सकूं। आयोग का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके माध्यम से आप देख रहे होंगे कि चीज़ें कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। प्रश्नों की जो नेचर है वो बदल चुका है। आपको क्रोनोलॉजी से रिलेटेड, स्टेटमेंट से रिलेटेड, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड ऐसे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि वो ऐसे प्रश्न इसलिए हैं क्योंकि आपको कंसेप्ट की समझ होगी, फैक्ट की जानकारी तो होगी, साथ में जो कॉन्सेप्ट है उसकी जानकारी होगी, तभी आप प्रश्न को टैकल कर पाएंगे। तो आगे आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, भाग 3 है, 12 से 35 तक इसमें आर्टिकल हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको पहले करा चुका हूँ, उसके बारे में आगे चलेंगे। अब आज हम कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 12 को कंप्लीट करें। 12, 13, 14, 15 ये जो आर्टिकल हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटा वीडियो दूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ पाएँ। लंबा वीडियो देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको 1.25 या 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हैं, आपकी समझ में आएगा, कंप्लीट भी जल्दी हो जाएगा। और आपको मेरे साथ साथ ये नोट डाउन करते रहना, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत और NCERT बेस्ड ये नोट्स है मेरे हैंड रिटेन। आपको कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको पढ़ लोगे, आपका काम चल जाएगा, आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो भी आप टेकल कर पाओगे क्वेश्चनों को, साथ साथ जो PYQ लगाओगे उसमें सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 12। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मैं कोशिश करूंगा आपको विस्तार से देने की। आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे ये राज्य है ना, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी है। राज्य की परिभाषा, राज्य क्या है? इसमें केंद्र की जो संसद है और सरकार है, केंद्र का मतलब, केंद्र की संसद का मतलब आपका ये है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद तैयार हो जाती है। तो ये संसद क्या कहलाएगी? राज्य कहलाएगी। सरकार का मतलब जैसे प्रधानमंत्री है और चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है, कैबिनेट है, मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री हैं, साथ में जो चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, उससे साथ साथ सरकार के नीचे जो ग्रुप डी का जो कर्मचारी है वो भी क्या कहलाता है? आपका राज्य कहलाता है। प्रांत में देखेंगे, प्रांत का मतलब जैसे आपका यूपी है, MP है, राजस्थान, अलग अलग आपको स्टेट्स बोलते हैं हम इनको, है ना, नॉर्मली, और लेकिन इनको हम प्रांत बोलते हैं, प्रोविंस। तो ये विधानमंडल होती है, आपको पता होगा, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलके क्या बनती है? ये विधानमंडल बनता है। तो ये सब राज्य कहलाते हैं। ऐसे ही राज्य में जो सरकारें होती हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री है, चीफ सेक्रेटरी भी होगा, उससे रिलेटेड जो ग्रुप डी का जो कर्मचारी होगा, वहाँ तक जो आपकी जो हायरार्की बनी हुई है ना, तो पदा सोपान है या पदानुक्रम है, उससे नीचे से लेके ऊपर तक के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब क्या है? राज्य है। ऐसी स्थानीय संस्थाएं आप देखेंगे, लोकल बॉडीज़, नगर पालिका है, जिला बोर्ड है, जिला पंचायत है, ये सारी स्थानीय प्राधिकारी बोला जाता है इनको। ये सब क्या हैं? राज्य हैं। आप संस्था, सरकारी कंपनी देखेंगे, सरकारी संस्था देखेंगे, ये अन्य प्राधिकारी, अन्य अथॉरिटी में आती है। तो ये सब क्या है? राज्य हैं। इसको मैंने विस्तार से नीचे समझाया है, आप देखेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं अथॉरिटी के बारे में बता दूं। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी दो हैं, जैसे स्थानीय प्राधिकारी है, अन्य प्राधिकारी है। अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, क्या है? जैसे आदेश, अधिसूचना जारी करने का क्या होता है? राइट होता है। देखेंगे, जैसे कोई अधिकारी है, उस अधिकारी को ऑर्डर देने का या नोटिफिकेशन जारी करने का राइट है ना, और क्रियान्वित करने का अधिकार है। तो वो क्या कहलाते हैं? प्राधिकारी कहलाते हैं। एग्जैक्टली आप समझेंगे कि जो भी इनके कर्मचारी होंगे, कोई व्यक्ति होगा, वो क्या है? राज्य हैं। स्थानीय प्राधिकारी नगर निगम है, नगर पालिका है, जिला पंचायत है, जिला बोर्ड इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। स्थानीय अथॉरिटी बोलते हैं, लोकल अथॉरिटी, ये भी क्या है? राज्य हैं। अन्य अधिकारी आप देखेंगे, जिसका संविधान द्वारा या संसद के अधिनियम द्वारा हुआ हो, उसे अन्य प्राधिकारी कहते हैं, चाहे वे संप्रभुता का प्रयोग करें या ना करें। इसमें ये सम्मिलित है अन्य अदर अथॉरिटी में। संविधान द्वारा गठित निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन, UPSC है ना, स्टेट PSC,
और आपका फाइनेंस कमीशन, कैग, भाषा आयोग, जल लोकपाल, ये सब सम्मिलित हैं। और वही कायदा संविधान में क्या आपके आर्टिकल के माध्यम से, अनुच्छेद के माध्यम से इनके बारे में बताया गया है। तो ये सब क्या हैं, आपका राज्य हैं। संसदीय अधिनियम के द्वारा गठित आयोग, बोर्ड और सरकारी जो संस्थाएं हैं, तो वो सब अदर अथॉरिटी में आते हैं। ये भी सब क्या हैं, राज्य हैं। तो आज ये आप समझ गए होंगे राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य को कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 13। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आर्टिकल 12 से रिलेटेड। कोई भी प्रश्न आएगा आपका छूटेगा नहीं। आर्टिकल 13 देखेंगे आप। यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो तो उसे शून्य माना जाएगा। अगर मेरे मान के चलो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका वायलेंस होता है, अगर कोई छीनता है, तो वो सारे जितने भी कानून बने होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। इसमें क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देता है। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है। किसको, सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 13 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण है ना। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है, संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू होने से पूर्ण निर्मित जितने भी सभी कानून थे वो क्या हो जाएंगे आपके, अगर वो मूल अधिकारों के असंगत हैं वो सब शून्य हो जाएंगे। ये सब क्लॉज 1 कहता है 13 का। 13 का 2 क्या कहता है ना, कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी जिस सीमा तक वह असंगत है मूल अधिकारों से। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 देख लिया। अब अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 3 देखेंगे। विधि की व्याख्या व्यापक रूप से इसमें सम्मिलित है। आर्टिकल 13 में क्या निहित है आपको मैंने बता दिया है आपको कि सरकार ऐसे कानून निर्माण नहीं कर सकती है जो मूल अधिकारों को वंचित करता हो, ये वाली लाइन कहती है। फिर उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4। आपको पता होगा ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में ये सम्मिलित किया गया है। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4। आर्टिकल 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ये वाली बात आप विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। अतः संविधान संशोधन अधिनियम को विधि नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता है, संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे आप राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इसमें समता का अधिकार आता है। प्रश्न बनता है आपका, समता का अधिकार मिलान करने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, ये सारी चीज़ें आपको मिलान करने के लिए आती हैं। तो इसमें आर्टिकल एक तरफ दे देते हैं तो आपको मिलान करना होता है। तो ये प्रश्न भी आपको पता होना चाहिए। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 इसमें सम्मिलित हैं। तो हम पढ़ेंगे समता के अधिकार में आर्टिकल 14। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो, क्या हो, नागरिक हो या विदेशी हो, यह अधिकार सब पर लागू होता है ना। मैंने आपको बताया था पहले 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल क्या हैं, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। फिर देखेंगे आपको, आप लोग विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण, है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ये अमेरिका संविधान से, यूएसए से लिया गया है। ये नकारात्मक नेचर का है, ये सकारात्मक नेचर का है। इसमें दिया गया है कानून के सामने विभिन्न व्यक्तियों में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, किंतु वैधानिक उद्देश्यों के लिए युक्त वर्गीकरण किया जा सकता है ना, मतलब युक्त वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, जिसमें रिजर्वेशन का मामला जो आ जाता है ना। विधियों के समान संरक्षण, इसमें संरक्षण शब्द के माध्यम से बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानूनों तक पहुंच बराबर होनी चाहिए। ये सकारात्मक नेचर है। ये नेगेटिव नेचर का है जो, और ये जो अनुच्छेद 14 में जो विधि का शासन, रूल्स ऑफ लॉ, ये डाइसी से लिया गया। ये ब्रिटेन से डाइसी ने दिया, इसको याद रखेंगे, हम थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप अपने नोट्स में, डाइसी ने दिया। और ये ब्रिटेन से आपको पता होगा, नैसर्गिक नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत यहाँ से निहित है।
और अपवाद के रूप में आप ज़रूर देखेंगे ये प्रश्न पूछा जाता है आपको, विदेशी जो राजनयिक होते हैं, कूटनीतिक होते हैं, दूतावास होते हैं, और यूएनओ को, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है आपका यूएनओ, उनकी एजेंसियों की जो भारतीय न्यायालयों की जो सिविल आपराधिक अधिकारिता से इनको क्या है, उन्मुक्ति है ना। साथ साथ 361 में आप देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, मैंने जो लाइन खींची है, क्योंकि आर्टिकल 14 से जो भी प्रश्न जटिल बन सकता है वो इनको मिला के बनेगा, ठीक है ना। तो 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति, है ना, आप देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल का अपना दायित्व निभाने के लिए कुछ विशेष छूट दी गई है। उन्मुक्ति का मतलब छूट दी गई है। कार्यकाल में दिए गए निर्णय प्रति देश के किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में, किसी में जवाबदेह नहीं होंगे, क्योंकि इनको थोड़ी स्पेशल छूट दे रखी है। इसीलिए वो जो बात कही थी तो नेगेटिव नेचर का है, क्योंकि भाई समता की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक समान होना चाहिए, एक चाहे नागरिक हो, सब नागरिकों को एक साथ रखा गया है तो, लेकिन इनको एक स्पेशल छूट दे रखी है और इन आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है संविधान में। आर्टिकल 105 के तहत संसद आपको पता है, सांसद होते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में सांसद हैं, और राष्ट्रपति तो है ही सम्मिलित। मैंने 361 आपको कंप्लीट कराया। आर्टिकल 194 के माध्यम से राज्य विधानमंडल, जो विधानसभा है, विधान परिषद है ना, जो उसके अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति जो भी हैं, उनको थोड़ा स्पेशल राइट्स दिया गया है, थोड़ी अलग से विशेष अधिकार दिए गए हैं। और 361 के के तहत प्रेस और मीडिया को संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के कार्यवाही के सत्य प्रकाशन का अधिकार है। उचित उद्देश्यों के साथ किए गए प्रकाशन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसके ऊपर? प्रेस और मीडिया के ऊपर। तो ये इसमें सम्मिलित हैं, आप याद रखोगे। आर्टिकल 14 एक वाद हुआ, तो इस बात को थोड़ा सा आप नोट कर सकते हो नीचे। वर्ग विभेद को, आपके नोट्स औरों से इसीलिए अलग होंगे क्योंकि मैंने साथ साथ इसमें जो भी वाद हुआ है मैंने साथ में इंक्लूड कर दिया है। वर्ग विभेद को निषेध करता है, लेकिन वर्गीकरण अनुमति देता है। क्या देता है आपको? वर्ग विभेद का निषेध करता है, लेकिन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन को अनुमति दे देता है, लेकिन वर्गीकरण तर्कपूर्ण होना चाहिए। सयप्पा बनाम तमिलनाडु वाद है, इसको याद रखेंगे। जब अगर प्रश्न आ भी जाए सयप्पा बनाम तमिलनाडु वाद किस आर्टिकल से है, तो आप आर्टिकल 14 लगाओगे। इसमें क्या बात कही गई है तो आप बताओगे वर्ग विभेद निषेध है, लेकिन वर्गीकरण की बात इसमें कही गई है। आगे चलते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में आप देखेंगे कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। यह अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 आधार हैं। इन बेसिस को आप याद रखोगे। 16 में जाओगे 7 आधार आ जाएंगे, 15 में आपके ये 5 आधार हैं। किसी भी विभेद का प्रतिषेध करता है ये, चाहे वो धर्म हो, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनको क्या है? प्रतिषेध करता है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। मैंने आपको बताया था विदेशी नागरिकों को नहीं है। अपवाद के रूप में आप देखेंगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करता है। इम्पोर्टेंट है ये, राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है? राज्य सामाजिक शैक्षिक दृष्टिकोण से राज्य सामाजिक शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, और ऐसे विशेष प्रावधानों को अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इसमें एक वाद था चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के बाद में, ये वाली बात कही, सरकार को कमज़ोर वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। ऐसे कार्यों के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दे सकती है, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों में नहीं। वैसे दे सकती है शिक्षण संस्थानों में, लेकिन जो अल्पसंख्यक संस्थान है उसमें 10% आरक्षण नहीं मिलेगा। यह 10% आरक्षण पहले से जारी के अतिरिक्त नहीं, 10% आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त है। शैक्षिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग का आरक्षण 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा 27% का आरक्षण मिला
आपको पता होगा जब मंडल कमीशन बना भी और वीपी मंडल साहब थे और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय मंडल कमीशन आया तो उस समय ये बहुत वाद विवाद हुआ। उसके बाद ओबीसी को हमारा 27% आरक्षण मिला। ऐसे ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया है। जो जनरल के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लोग हैं उनको क्या बोला जाता है, 103वें संविधान संशोधन द्वारा 10% का आरक्षण दिया गया है। तो ये वाली बात आप देख सकते हैं। लोक नियोजन की अवसर की समानता, इसको मैं कल कराता हूँ। हमने आज 4 आर्टिकल देख लिए, 12, 13, 14, 15। आगे फिर ऐसे ही करेंगे, लेकिन हम अच्छे से करेंगे। जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, विस्तार से करेंगे। आप लोगों तक शेयर कर देना इसको, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।